बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरारें, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू, और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही, तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता था, और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। पर मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रहेगा, और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूं, पढ़ता रहता हूं निरंतरता में, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, बट आंकड़ों को पढ़ता हूं, आंकड़ों पे काम करता हूं, और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूं, वो आता ही इन बातों को लेकर है क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा, जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी। मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो उसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में, अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा, क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है, और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। यही परिणाम 2020 में आते, और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2005 से 2010 से समाप्त है ये पार्टी। 2010 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिला था, उसी वक्त राजद को अस्वीकार कर दिया गया था, और ये अस्वीकार 2005 में भी हो गया था। तो एक बार जो 90 के जंगल राज के बाद, उन 15 सालों के शासन के बाद जनता ने राजद को अस्वीकार करने का काम किया, बिहार की जनता ने कभी उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद से परिस्थितियां बनती गई। 2010 में जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दे दिया कि भैया राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज वाला नेतृत्व तो हमें नहीं चाहिए, पर 2015 में परिस्थितिवश पुनः उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके साथ जाने की वजह से उन्हें लाभ हुआ, और 2020 आते आते तक जिस तरीके से एनडीए में बिखरा हुआ, अगर 2015 का भी एनडीए वैसा ही रहता जैसे आज है तो भी इन लोगों के लिए खाता खोलना मुश्किल होता। 2020 में भी आज जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहते तो इन लोगों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता, और 2025 ने तो प्रमाणित कर ही दिया भैया। इतना बुरा हर्ष, कई लोग सोचते हैं कि और कहते हैं कि भैया ये तो कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल कल्पना की थी, मैंने कल्पना की थी, और मैं बार बार आप लोगों से बातचीत के दौरान इस बात को मैं कहता रहा था, और मैं कह रहा था कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है, पिछले 20 साल से नकार चुकी है। ये सिर्फ एक भ्रम बना हुआ है,
और इस बार तो भ्रम यहां तक टूटा कि जिस एम वाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एम वाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ। और इस बार कई ऐसे एम हैं एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे वाई के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है महागठबंधन में। वाई का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा, सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो वाई भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रहा था, जहां पर बात सिर्फ विकास की हो रही थी, जहां पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहां पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहां पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहां पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहां पे एनडीए घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान ना देने की बात हो रही थी। आप बताइए भैया, ये कौन सहज स्वीकार करेगा कि इतनी माथापच्ची के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद, एक दूसरे को आंख दिखाने के बाद तो आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति दी। अगर ये सहमति इतनी पहले ही दी तो राहुल जी तो घूम के गए थे ना भैया बिहार, उस वक्त घोषणा कर देते उनके चेहरे पर किस तरीके से उनको डराना धमकाना पड़ा, तब जाके वो चेहरे की घोषणा हुई। और एक और जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भैया पूरी पार्टी को ही उन्होंने स्वाहा कर दिया। और उस पर भी अहंकार उस गठबंधन का देखे कि जनादेश अभी तक आया नहीं था और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है। और जिसको 90 के दशक के बाद जनता ने नकारा तो आज तक उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता जातीयता का प्रतीक बन चुका था, एमवाई समीकरण, और कल मुझे खुशी हुई कि जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस पूरे चुनाव कैंपेन को लीड करने का काम किया। कल मैंने फोन के माध्यम से तो उनको बधाई दिया, व्यक्तिगत मुलाकात में भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई देने का काम किया। व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार विपक्ष के द्वारा टिप्पणी की गई, मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया कि आप जितना उनके ऊपर प्रहार कीजिएगा वो उतने ही मजबूत होकर बाहर निकले। ना सिर्फ उन्होंने चुनाव कैंपेन को लीड किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जब बिहार के दूसरे तथाकथित युवा नेता कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम खराब है, तो फोन पे भाषण दे रहे थे, उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री गाड़ी से जा जाकर वो प्रचार कर रहे थे। जितनी सभाएं उन्होंने की, उन्होंने करके दिखाया कि भैया उनके अंदर आज भी वो क्षमता है, और इन्हीं बातों पर विश्वास किया। जितने फॉल्स नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ने का काम किया, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो व्यक्तिगत टिप्पणी की, उनके बारे में जिस तरीके से उनकी मां को लेकर किसी भी मंच पर वोट के लिए ये नाचने लगेंगे, इन बातों को लेकर, कभी चौकीदार चोर है तो आज वोट चोरी की बात कहकर जितने व्यक्तिगत प्रहार उनके ऊपर हुए, उतना ज्यादा हमारा गठबंधन मजबूत हुआ। बिहार बिहारी मर्यादाओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी असभ्य भाषा कभी भी बिहारियों ने स्वीकार नहीं की। ऐसे में एक बार फिर से इस असभ्यता को नकारने का काम किया गया है बिहार की जनता के द्वारा। मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कल फोन पर भी उनसे बातचीत हुई, उनको जहां मैंने धन्यवाद दिया उनके परिश्रम के लिए, उनके द्वारा जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारी भूमिका को सराहने का काम किया गया, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता ही इस परिणाम का कारण है, उनके ये शब्द मेरे लिए, मेरे तमाम नेताओं के लिए, मेरे तमाम विधायकों का मनोबल बढ़ाते हैं। आज जिस तरीके से सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आया
और उनकी जो एक अहम सक्रिय भूमिका बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान रही, उन्होंने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भूमिका को सराहने का काम किया, मैं मेरी पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनकी सक्रिय भूमिका रही, विभिन्न राज्यों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका रही, और एनडीए के तमाम हमारे घटक दल, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, हम लोगों के बीच भी दरार दिखाने के बहुत प्रयास किए गए, पर जिस सहजता से एक दूसरे की सीट पर जाकर हम लोगों ने प्रचार करके एक दूसरे के विधायकों को जिताने का काम किया, आज जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई तो जिस मुस्कुराहट के साथ वो बता रहे थे कि ये देखिए हम वोट डालकर आए और हेलीकॉप्टर छाप पर हम वोट डालकर आए, ये दिखाता है इस एकजुटता को। जहां मुख्यमंत्री जी का वोट हेलीकॉप्टर पर गया और अरुण जी यहीं पर मौजूद है हमारे बख्तियारपुर से, हमारे विधायक, तो वहीं दूसरी तरफ हमारा वोट भी तीर छाप को गया है। अलौली विधानसभा जहां से गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड से तीर छाप पर सदा साहब चुनाव वहां से लड़ रहे थे अलौली विधानसभा में, तो रामचंद्र सदा साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे। ये दर्शाता है कि किस एकजुटता के साथ, और अगर ये नहीं होती तो ये परिणाम नहीं होते। इन बातों को आज मैं दोहरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट हम लोगों के बीच में मेरे मांझी जी को लेकर, अरे लोकसभा में मैं उनके साथ बैठता हूं, उनसे संवाद करता हूं, उम्र में बड़े हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, उनसे सीखता हूं। उपेंद्र जी को लेकर कि भैया महुआ की सीट को लेकर के, महुआ के हमारे जॉइंट चुनाव यहाँ पे मौजूद है भैया संजय सिंह, ये वहां से जिस तरीके से इनकी जीत सुनिश्चित थी और जिस तरीके से विवाद को दर्शाने का काम किया गया, आज गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। मैं यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम योद्धाओं को, जिन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया, और ये सामान्य बात नहीं थी जो मीडिया में ये चल रहा था, आंकड़े वो भी सही थे, लगभग 19 में से 16 सीटें हम लोगों की ऐसी थी जो सिटिंग सीट नहीं थी, और उन 16 सीटों में से भी कई सीटें ऐसी थी जिसको हम लोग लंबे समय से हम लोगों ने नहीं जीता था, जो पिछले 5 साल ही नहीं, इससे पहले भी 2 सीटें तो ऐसी थी जो पिछले 15 साल से एनडीए नहीं जीता था, उसमें से 9 सीटें ऐसी थी जो पिछले 10 साल से एनडीए नहीं जीता था, और उसमें से 4 सीटें ऐसी थी जो पिछले चुनाव में एनडीए हार चुका था। ऐसे में गठबंधन ने ये विश्वास जताया, और ये बात केंद्रीय गृह मंत्री जी से जब हुई भी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि आप में ये क्षमता है कि आप इसमें से अधिकांश सीटों को आप निकाल पाएंगे। महज 29 में से 3 सीटें ऐसी थी जो हमारी सिटिंग सीटें थी, ना सिर्फ उन 3 सिटिंग सीटों को वापस जीतकर मैंने गठबंधन को देने का काम किया, बल्कि 16 ऐसी सीटें भी हमारे इन योद्धाओं ने जीतकर हमारे गठबंधन को देने का काम किया, जो ना सिर्फ हमारी सिटिंग सीटें नहीं थी बल्कि 1 दशक 1.5 दशक से वो हमारे गठबंधन के पास नहीं थी। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को साबित करने का काम किया। जैसा मैंने कहा कि हमारी पार्टी मर्यादाओं के लिए जानी जाती है, और मैंने कभी भी गठबंधन धर्म की मर्यादा को नहीं तोड़ा है। मैंने कभी भी कोई जानकारी ऐसी साझा नहीं की जो गठबंधन के भीतर जिसको लेकर सहमति ना बन गई हो। ऐसे में जब सीटों की संख्या पे चर्चा हो रही थी, जब सीटों का चयन, जब तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए, मैं आप लोगों के बीच आया नहीं था। ऐसे में ये भी तमाम वो बातें हैं जो गठबंधन के भीतर जिनको लेकर चर्चा होना अभी बाकी है। पार्टी से उप मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, मंत्री कौन होंगे, कितने होंगे, ये तमाम बातें अभी गठबंधन के भीतर चर्चा होनी बाकी है। जैसे ही ये चर्चा होगी इसकी जानकारी भी
आप सबके साथ साझा की जाएगी। बिल्कुल नहीं, आवाज उठाएंगे ही नहीं, बल्कि अब तो जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। अभी तक जब मैं आपसे संवाद करता था तो मैं ये कह देता था कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं हूं, जो टेक्निकली सही बात थी। अभी तक ना के बराबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बीच में कुछ समय को छोड़ दें, जहां बहुत थोड़े समय के लिए हमारे मेरे चाचा बिहार सरकार का हिस्सा रहे थे। बट अगर उस एक छोटे से कालखंड को छोड़ दिया जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी कभी बिहार सरकार का सक्रिय रूप में मजबूती से ऐसा हिस्सा नहीं रही है। तो ये पहली बार होगा जब हम लोग बिहार सरकार का मजबूत हिस्सा हम लोग बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में पहले मैं जरूर ये कह देता था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पर अब क्योंकि मैं हिस्सा हूं और एक मजबूत हिस्सा आने वाले दिनों में हम लोग बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम सबके ऊपर आएगी कि अगर इसके बाद भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उस जिम्मेदारी को उतनी ही विनम्रता से कबूल करते हुए उसके परमानेंट सल्यूशन के ऊपर हम लोग काम करें। तो ऐसे में भविष्य में भगवान ना करे पर कोई भी ऐसा विषय आएगा तो उसके लिए मैं मेरी पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदारी को लेते हुए उसके समाधान की ओर बढ़ने का काम करेगी।